सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली एवं आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई के सौजन्य से इस विशाल आर्य महासम्मेलन में उपस्थित आर्य जगत के सभी सम्मानित सन्यासीगण, आर्य समाज के सभी आदरणीय विद्वज्जन और हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से जल शक्ति मंत्री माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित आर्य समाज के प्रति समर्पित और प्रसिद्ध उद्योगपति आदरणीय श्री S.K. आर्य जी, सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान आदरणीय श्री सुरेश चंद्र आर्य जी, आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई के प्रधान, जिन्होंने बहुत मेहनत और निष्ठा से इस सुंदर आयोजन को हमारे बीच में आज आयोजित किया, ऐसे श्री हरीश आर्य जी और उन्हीं के साथी श्री विजय गौतम जी, मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई, और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। आदरणीय श्री प्रकाश आर्य जी, आदरणीय सुमिता सुमन जी और आर्य जगत के दो विद्वान, जिनके बहुत सुंदर वक्तव्य हमने मंच से सुने हैं, आदरणीय आचार्य वागीश जी और आचार्य योगेंद्र याज्ञिक जी, श्री धर्मपाल आर्य जी प्रधान दिल्ली सभा, और जो रात और दिन पूरे देश के आर्य समाज को जोड़ कर रखते हैं और बहुत भव्य आयोजन कराने में जो हमारे लिए प्रेरणा बन गए हैं, ऐसे भाई विनय आर्य जी और आर्य जगत के वैदिक विद्वान डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव और पूरे भारतवर्ष से कोने कोने से आए हुए सभी आर्य भाई और बहनों, आप सबका आर्य समाजी होने के नाते मैं भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप लंबे समय से बैठे हुए हैं। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि इतना लंबा बैठना आज के युग में बहुत असंभव कार्य है, ये भी एक तपस्या है। और मेरे से पहले आपने S.K. आर्य जी को और हमारे आदरणीय आचार्य वागीश जी और आचार्य योगेंद्र जी को सुना, मुझे भी बहुत खुशी हुई और आर्य समाज के लिए गर्व की बात है कि आर्य समाज के पास आज भी जितने वैदिक निष्णात विद्वान हैं, वेदों के गहरे विद्वान हैं, किसी भी संगठन के पास ऐसे विद्वान नहीं हैं। हमारे पास सांस्कृतिक धरोहर है, वेद ईश्वरीय ज्ञान, जिससे ऋषि दयानंद ने हमारा परिचय कराया, वो हमारे पास हैं। तो ऐसा समाज जिस देश के पास हो, निश्चित रूप से वहाँ
चारों तरफ सुख और शांति का वातावरण बढ़ना ही चाहिए। भाई और बहनों, आज जिस स्थल पर हम बैठे हैं, यहाँ ऋषि दयानंद ने 1824 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वो पैदा तो गुजरात में टंकारा में हुए, आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की और उनके जीवन का बहुत बड़ा कार्यकाल कार्य क्षेत्र उत्तर भारत में रहा। लेकिन उन्होंने उस समय में जिस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया, वो उस काल में दूसरा कोई महापुरुष ऐसा नहीं था जितनी मजबूती से ऋषि दयानंद ने पूरी स्पष्टता के साथ लोग और देश का मार्गदर्शन किया था। उस समय ऐसी चुनौतियां थी, हम इतने धर्म भीरू हो चुके थे कि उन चुनौतियों के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत भी किसी में नहीं थी। अकेले दयानंद ऐसे थे, लोग जहर पिलाते रहे लेकिन उनके कदम लोगों के कल्याण के लिए आगे बढ़ते रहे। आर्य समाज की स्थापना के बाद ऋषि दयानंद की शिष्य मंडली ने, मैं समय अभाव में उनके नाम नहीं लेता, वो लिए जा चुके हैं, हमारे सन्यासी लोगों ने, हमारे विद्वान लोगों ने, हमारे प्रचारक लोगों ने उस काल में जब देश गुलाम था, आज़ादी का बिगुल बजाने का काम किया। उसी के साथ देश की जितनी भी कुरीतियां थी, उन सब कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का ही काम नहीं किया, अपितु समाज को बदलने का काम किया। मुझे उस समय की घटना याद है। आदरणीय S.K. आर्य जी यहाँ पर बैठे उद्योगपति, इनके संभवतः ताऊ जी थे, चाचा जी, ध्यान करो मेरी बात की ओर। आज से 60-70 साल पहले एक अविवाहित खाते पीते घर का खानदानी आदमी विधवा के साथ विवाह करता है। ये एक इतिहास है उस काल का, ये आर्य समाज का जीवंत प्रमाण है। इन्होंने भाषण नहीं दिए, अपितु जीवन में व्यवहारिक रूप से परिवर्तन करने का अभियान चलाया था। कितने ही आर्य समाज के लोग थे जिन्होंने उस समय जात पात को छोड़ करके विवाह उस काल में किए थे जब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जिन दिनों दलित वर्ग को सवर्ण कुओं के नजदीक भी नहीं आने देते थे, आर्य समाज के लोगों ने भूख हड़ताल कर करके और लोगों का मन बदल बदल करके अपने कुओं से दलित वर्ग को पानी भरवाने का काम किया और बलिदान तक दिए। तो ये छोटे काम नहीं थे। आर्य समाज ने, अंग्रेज ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया था। आर्य समाज के लोगों ने ऋषि दयानंद से प्रेरणा पाकर स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल परंपरा को जन्म दिया। महात्मा हंसराज जी ने DAV एंग्लो वैदिक स्कूल कॉलेजेस को व्यवस्था दी और भारत देश में एक शिक्षा का नाद खड़ा किया। तो भाई और बहनों, आर्य समाज का अतीत काल एक स्वर्णिम काल था और इतना स्वर्णिम काल था कि आर्य समाज ने अपने विचार से इस देश की जनता को इतना प्रभावित किया, बड़े बड़े महापुरुषों को प्रभावित किया और उसका परिणाम कि आज जो परिवर्तन दिखाई दे रहा हर क्षेत्र में, उस परिवर्तन के पीछे ऋषि दयानंद की विचारधारा ने काम किया था।
आने वाले महापुरुषों में इस देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का बीज ऋषि दयानंद का था। लेकिन भाइयों और बहनों, एक दो बात जरूर मैं आपसे करना चाहूँगा। ऋषि दयानंद का जितना बड़ा योगदान इस देश के लिए कल्याण करने में रहा है, मैं और आप ऋषि दयानंद को इस देश में वो स्थान नहीं दिलवा पाए। वो स्थान जो ऋषि को मिलना चाहिए था, आज उस परंपरा में ऋषि दयानंद नंबर 1 के सन्यासी, सबसे ऊंचा चिंतक, विद्वान, मनीषी, वैदिक विद्वान और आजादी का देने वाला, आज वो सब व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो रही? उसका कारण ये है कि आर्य समाज जिस गति से बढ़ा था, मैं उनकी बात से, विनय जी की बात को काटता नहीं हूं। हमें निराश नहीं होना चाहिए, हतोत्साहित भी नहीं होना चाहिए। हतोत्साहित का मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारे पास वेद है, हमारे पास स्वामी दयानंद की विचारधारा है, हमारे पास विचार का, संस्कृति का, वैदिक परंपरा का खजाना है। निराशा नहीं, लेकिन इस बात को भी हमने ऐसे अवसरों पर मिल बैठ के सोचना चाहिए। हम देश के कोने कोने से आए हैं, प्रबुद्ध लोग आए हैं। आज जहां हम खड़े हैं, इससे बहुत आगे हमने जाना चाहिए था। एक जमाना था जब विद्वान याज्ञनिक जी हमारे मंच से बोल रहे थे, जेलों में गए आजादी के काल में, तो वहां 90-80% लोग आर्य समाजी थे। आप जहां उत्तर भारत में चले जाओ, पूरे उत्तर भारत में, और किसी भी व्यक्ति के पास बैठ जाओ, वो आर्य समाज की बात चलते ही क्या बोलेगा? मेरे दादाजी आर्य समाजी थे, मेरे नाना जी आर्य समाजी थे, मेरी दादी जी आर्य समाज में जाती थी। आप कहीं भी टटोल लें, ये व्यवस्था आपको 10 मिनट बैठते ही मिलनी शुरू हो जाएगी। आज राजनीतिक क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, उनसे मैं बात करता हूं, वो भी यही बात बोलते हैं, और गांव में जाकर के पूछें, वो भी ये बोलते हैं। तो जब हम इतने ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में जगह बना चुके थे, तो आज देश की जनसंख्या उस काल से दुगनी तिगनी हो चुकी है। हमारी संख्या उसी गति से बढ़नी चाहिए थी। इस बात पर हमने चिंतन करना चाहिए। आप जितने आर्य भाई और बहनी आए हैं, मैं आपको नमन करता हूं और बधाई इस बात के लिए देता हूं कि आप वो दीवाने हारी समाज ऋषि के प्रति, जो अपने अपने जगह पर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपनी व्यवस्था में आर्य समाज को गतिशील कर रहे हैं, ये मैं जानता हूं। लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से एक पूरी व्यवस्था के साथ, जैसे आर्य समाज ने अपने संगठन को मजबूत बनाना चाहिए था, वो व्यवस्था हम नहीं दे पाए। यदि वो व्यवस्था चलती और समय के साथ हम अपने में थोड़ा परिवर्तन लाते हुए आगे बढ़ते, तो इस बढ़ती विकसित दुनिया में अपनी जगह मजबूती से बना पाते। इस बात पर चिंतन जरूर करना चाहिए। भाई और बहनों, आज मैं जो अनुभव करता हूं, और बार बार इस बात को मैं बोलता हूं और बोलता भी रहूंगा, इसलिए बोलता रहूंगा कि मैं स्वयं गुरुकुल में पढ़ा हूं, गुरुकुल संचालित अब भी कर रहा हूं। अपनी बेटी को मैंने गुरुकुल में पढ़ाया, अब मेरी पोती भी गुरुकुल में पढ़ती है।
और मेरे भाई के बच्चे भी गुरुकुल में पढ़ाए, और इस 1 अप्रैल से मेरा पोता भी गुरुकुल में प्रवेश करने जा रहा, वो इस उम्र का हो गया है। भाई और बहनों, भाषण देना अलग होता है और जीवन में अपनाना अलग होता है। जब तक हम यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत्कर्म ना करोति नहीं होते, तो इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप ईमानदारी से बताएं, क्या हमने ऐसी व्यवस्थाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं करनी चाहिए थी कि आप जितने यहाँ पर बैठे और आर्य समाज से जुड़े लोग हैं, उन सब के बेटे बेटियां गुरुकुल में पढ़ने चाहिए थे, उन सब के बेटे बेटियां वैदिक व्यवस्था में पढ़ने चाहिए थे, ऋषि दयानंद की विचारधारा से जुड़ने चाहिए थे। वो व्यवस्था हम दे नहीं पाए और हमारे बच्चे जहाँ कहीं पढ़े, आज हमारे बच्चे भी हमारे ऋषि दयानंद और आर्य समाज से जुड़ नहीं पाए। आर्य समाजों में हम देखते हैं बड़े बुजुर्ग जाते हैं, उनके बच्चे जाते ही नहीं, नए आते नहीं, और कोई आ जाए तो यूं नहीं पूछता क्यों आ गया, और कोई नहीं आए तो यूं नहीं पूछते भाई तू क्यों नहीं आया। हम कैसे आगे बढ़ेंगे? ये बात कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन लगनी नहीं चाहिए। क्यों? हमने यदि आर्य समाज को बढ़ाना है, ऋषि दयानंद के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है, तो पहले अपने घर को तो बना लें, अपने मित्र संबंधियों को तो उसके अनुकूल कर लें। जब हमारे ही घर में वो विचार नहीं, तो हम दूसरों को कैसे बना पाएंगे? और बनाने चलोगे तो दुनिया स्वीकार नहीं करेगी, वो तब करेगी जब हमारे अंदर उनको दिखाई देगा। भाई और बहनों, इस बारे में सोचिए। इस समय पूरे देश में मैंने एक अभियान चलाया प्राकृतिक खेती का, देसी गौ माता आधारित कृषि का, और वो अभियान आज सफल हुआ है। इस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस 1 अप्रैल से राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया है। अब पूरे देश में देसी गो आधारित प्राकृतिक खेती होगी। लेकिन ये कैसे चल पाया? 8-9 वर्ष से मैं अकेला जुटा हुआ था, हर प्रांत में जाता था, हर नगर में गया, गांव में गया, किसानों में गया। मैं सफल क्यों हुआ? इसलिए सफल हुआ कि मैंने लोगों को भाषण देने से पहले गुरुकुल के खेतों में प्राकृतिक खेती के सफल प्रयोग किए, और मैंने लोगों को दिखाया कि रासायनिक खेती से ज़्यादा मैं पैदावार लेता हूँ, रासायनिक खेती करने वाले से खर्चा कम करता हूँ, रासायनिक खेतों वालों की धरती बंजर हो गई और मेरी बंजर धरती उपजाऊ बन गई है। देसी गाय, हम गौशालाओं की बात करते हैं, गौ माता की जय बोलते हैं, ना घर में गाय रखते ना गाय का दूध पीते, तो गौ माता की जय हो जाएगी? मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ साहिवाल, थारपारकर, राठी, हरियाणवी, लाल सिंधी, ऐसी भारतीय नस्ल की 6 नस्लें जो 20 से 22 लीटर तक की पैदा की हैं। एक दिन में जो 20-22 देसी गाय दूध देगी लीटर, उसे कौन मारेगा? उसे कौन छोड़ेगा? वो आय का साधन बनेगी, बच्चों को दूध पिलाएगी, बलवान बुद्धिमान बनेंगे, और उसका गोबर गौमूत्र
जिस पर अनेक यूनिवर्सिटीज में मैंने रिसर्च कराए और उसमें पाया कि दूध से भी ज़्यादा गुणकारी खेती के लिए गऊ का, देसी गाय का गोबर और गोमूत्र है, और उससे आज गाय का सम्मान बढ़ रहा है। गुजरात में ऐसा क्षेत्र, आदिवासी डांग का क्षेत्र, जिसमें गाय को कोई 5,000 में नहीं पूछता था। जब मैंने प्राकृतिक खेती अभियान चलाया और डांग जिले को पूरा प्राकृतिक जिला घोषित करवाया, जो देसी गाय नहीं पूछता था, धक्के खाती सड़कों पे फिरती थी, आज डांग जिले में एक भी गाय सड़क पर नहीं मिलेगी, लोगों के खूंटे पे चली गई। तो ये अभियान प्रैक्टिकल है। तो जब मैंने प्राकृतिक खेती को प्रैक्टिकल किया और देश के बड़े बड़े नेता खेत में गए, राष्ट्रपति जी से लेकर अनेक प्रांतों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री खेतों में गुरुकुल के में जाते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, और आज वो मिशन पूरे देश का मिशन बन गया है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आर्य समाज के विचारधारा को बढ़ाना है, हम सब का कर्तव्य है। और आज उस स्थल पर हम बैठे हैं जहाँ ऋषि दयानंद ने आर्य समाज का बीज बोया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। यह हमारा प्रेरणा स्थल है। हम एक लक्ष्य लेकर के जाएं कि आर्य समाज को बढ़ाने के लिए आर्य समाजों में नई पीढ़ी के लिए जगह बनाएं। जो लोग काम करने योग्य हैं उनको काम करने का अवसर दें। जिनमें काम करने की शक्ति नहीं बची है उन्होंने आगे आकर के स्वयं बढ़ करके आने वाली युवा पीढ़ी को आगे करना चाहिए और उनको आशीर्वाद देना चाहिए। ये बात ठीक है या गलत है? बोलो। यदि ये नहीं होगा तो काम कैसे बढ़ेगा? आप सबसे मेरा आग्रह, अपनी गुरुकुलीय परंपराओं को मजबूत बनाओ। वैदिक परंपरा आर्ष पाठ विधि चलाइए, लेकिन आपने दूसरे तरह के भी बालक पैदा करने तो वो ईसाई मिशनरी के स्कूल में ना जाकर आप अपने ऐसे तो बनाएं कि आपके ऋषि दयानंद वैदिक विचार को लेकर के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इस दिशा में भी काम होना चाहिए। हम शिक्षा के क्षेत्र में हमारे आर्य वीरदल के शिविर अब गर्मी के दिन हैं, लगने चाहिए। हम अपने बेटे बेटियों को उनमें भेजें ताकि वो उस विचार से संस्कारित हो सकें। तो ये विचार आज के युग में बहुत बड़ी आवश्यकता है। भाई और बहनों, आप सबसे मेरा अंतिम आग्रह है कि हमारे पास विद्वानों की जो श्रृंखला वो बहुत ऊंची है। हमारे पास वेद का खजाना अद्भुत ईश्वरीय ज्ञान है, लेकिन इससे समाज को परिचित कराना है तो आज की इस व्यवस्था में परिवर्तन करने की जरूरत है। अपने प्रचार क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है। लोगों को, नयों को जोड़ने की जरूरत है। युवा पीढ़ी आए, बच्चे आए, तभी ये कार्यक्रम आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो हम गिनती के रह जाएंगे और उससे हम समाज और आने वाली पीढ़ियों का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। आज अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियाँ, जमाना बदल गया लेकिन कम नहीं है। आज ऋषि दयानंद आर्य समाज के विचार की बहुत बड़ी जरूरत है और वो विचार हम सब का कर्तव्य है कि यहाँ से प्रेरणा लेकर उस पर चिंतन करें। हमारे विद्वान मनीषी इकट्ठे बैठें और प्रचार की व्यवस्था पर चिंतन करें। नए लोग कैसे जुड़े इस पर चिंतन करें। हमारा संगठन एक मजबूत बने ताकि पूरे देश का नेतृत्व कर सके, इस पर चिंतन करें। मैं बहुत बधाई देता हूँ
श्री विनय आर्य जी को और इनकी पूरी टीम युवाओं की, सबके नाम नहीं मैं ले पाता, लेकिन ये लोग पूरे देश और विश्व में आर्य समाज की विचारधारा की ज्योत को जलाए हुए हैं। हमारे जितने दानदाता हैं ये अपना दान का सहयोग करके इस मसाल को बुझने नहीं दे रहे। और उसके साथ पिछले दिनों जो ऋषि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम दिल्ली से 2023 में प्रारंभ हुआ था, इसके बाद पूरे देश में निरंतर कार्यक्रम चलाए गए। इसमें विनय भाई और आर्य समाज के आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब ये कार्यक्रम नया जुड़ गया है। आज से आर्य समाज की स्थापना को 150 वर्ष हो गए हैं। ऋषि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती का कार्यकाल, अक्टूबर में दिल्ली में भी ये समारोह होगा। मेरा नम्र निवेदन है उस काल के बीच में जो ये समय जहां सम्मेलन की हम तैयारी करें, भव्य आयोजन पूरा विश्वव्यापी हो, लेकिन उससे पहले हमारे विद्वान, हमारे आर्य समाज के नेतागण आपस में जरूर बैठें और इस संगठन के ढांचे को कैसे मजबूत किया जा सकता है, आर्य समाज के प्रचार को जन जन तक पहुंचाने में क्या क्या किया जा सकता है, अपनी शिक्षण संस्थाओं में आर्य समाज ऋषि दयानंद के विचार को कैसे ज़्यादा समाहित किया जा सकता है, इन सब बिंदुओं पर हमने ज़रूर बैठ करके कोई योजना बनानी चाहिए। और वो योजना उस सम्मेलन से पहले बने और जहाँ भव्य और पूरा विश्वकारी जगत आए, उससे विचार लेकर के आर्य समाज को तेज गति से काम करने के लिए प्रेरित करें। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो भाई और बहनों, ऋषि दयानंद के ऋण से उऋण होंगे और अपना जीवन जो हमें मिला है, वेद जो ईश्वर का ज्ञान है, वो जनमानस तक पहुंचाकर पुण्य के भागी बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब इस चिंतन को लेकर विचार करें।